The work theorem. We have completed a work theorem. Work theorem क्या थी? That a work done is supposed to be the addition of all the individual work. एक सिस्टम पे, एक पार्टिकल पे, फ्री बॉडी पे बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं. There can be many forces over there. तो एक एक फोर्स हो सकता है काम करे, and some forces can perform positive work, some can perform negative work. इतना भी पॉसिबल है कि हो सकता है एक पर्टिकुलर फोर्स काम करे ही ना. सो हम सारी फोर्सेस का वर्क कैलकुलेट करेंगे, इनमें से कुछ पॉजिटिव आएगा, कुछ नेगेटिव आएगा, कुछ जीरो आएगा, फिर नेट वर्क डन कैलकुलेट कर देंगे अगर क्वेश्चन हमसे वो पूछेगा. देन वी टेक द सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क. सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्क का मतलब था कि वर्क करने से होता क्या है. तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी पे, सिस्टम की स्पीड पे फर्क पड़ता है. अगर वर्क पॉजिटिव होगा तो फिर सिस्टम की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और अगर वर्क नेगेटिव होगा तो सिस्टम की स्पीड और काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी. वर्क स्केलर है तो वो डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं कर पाएगा. सेंटीमीटल फोर्सेस वैसे भी वर्क नहीं करती है. रीजन करेक्टली एक्सप्लेन था, बिकॉज द फोर्स एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द मोशन, परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट. तो इस वजह से सेंटीमीटल फोर्सेस या नॉर्मल टू द मोशन फोर्सेस, मोशन के परपेंडिकुलर फोर्सेस कभी भी वर्क नहीं करेंगे. तो कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका था दैट वर्क इज ओनली परफॉर्म्ड बाय द टैंजेंशियल फोर्सेस. टैंजेंशियल फोर्स दिमाग में रखिएगा. सो वर्क सिर्फ ये फोर्सेस करती हैं. कई बार सवाल क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि आपको नेट वर्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, और कई बार क्वेश्चन जो है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर फोर्स के ऊपर ही समर्पित होता है. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा रिगार्डिंग the work done by the friction or the work done by the spring force, एक एक particular force, या work done by normal reaction force. Now as a promise in the last lecture कि मैं आपको unreal force का भी work दिखाऊंगा, मतलब imaginary force का, fictitious का, pseudo force का भी work calculate करके दिखाऊंगा. When we are talking about a work, so work is not limited only to the real forces, it is also based upon the वर्चुअल फोर्सेस. तो वर्चुअल फोर्सेस के ऊपर भी है, वर्चुअल मतलब सूडो फोर्स के ऊपर भी है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट आइडिया आल्सो. सो वर्क डन बाय द सूडो फोर्सेस. तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को विद दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू. सो व्हाट इज हैपनिंग कि कार्ड एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स द राइट. सो जो पेंडुलम है वो स्विंग करेगा पीछे, एंड द क्वेश्चन आस्क्स मी कैन यू कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग. की जो स्ट्रिंग है वो, सॉरी स्क्रीन शेयरिंग शायद रुक गई है, एक सेकेंड, या स्क्रीन शेयर हुई नहीं है अभी तक. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड प्लीज. It will be there in the moments. Yes, it's there in the moment. So right. So मैं राइट कर रहा था, आपको दिख ही नहीं रहा था. So अब आपको दिख रहा है. Calculate the maximum deflection of the string with the vertical. Vertical के साथ में कितनी maximum deflection है ये आपको चेक करना है. If the card accelerates with an acceleration of a. अब अगर कार्ड एक्सेलरेट कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ ए, इसका मतलब ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है. क्या है? नॉन इनर्शियल फ्रेम है. इसका मतलब एक ऑब्जर्वर जो अंदर बैठा है, जो कि एक नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, उसको एक पूरा राइट मिल चुका है. क्या राइट मिल चुका है? द राइट इज देयर टू बेसिकली अप्लाई द सूडो फोर्स. नाउ ये बहुत आसान सी चीज है कि हमें ये बात समझ में आए कि अगर ये पेंडुलम है, जैसे यहाँ पे बॉब है मान लो, और ये पीछे गया, तो कोई तो इसको पीछे लेके जा रहा होगा ना. मतलब इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी हुई है ना, वर्टिकली ये ऊपर भी गया है वर्टिकली, और हॉरिजॉन्टली ये पीछे भी गया है. तो इसका मतलब इसके अंदर दो तरीके की डिस्प्लेसमेंट हुई है कि ये हॉरिजॉन्टल भी मूव करा है और ये वर्टिकल भी मूव करा है. तो यहाँ पे दो फोर्सेस होंगी, एक ग्रेविटी फोर्स है और एक दूसरी कौन सी है? सूडो फोर्स है. तो ये बेसिकली दोनों फोर्सेस यहाँ पे काम कर रही हैं, जिसकी वजह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो रही है. देखो ओके डन. देन तो चेक इन कर लेते हैं. तो चेक इन करने से पता चला कि जो सूडो फोर्स है दैट इज गोइंग टू एक्ट इन दिस डायरेक्शन, तो ये एमए हो जाएगा. और एमजी तो जहां लगती है वो तो हमें पता है, ये नीचे लगती है. सो उसकी वजह से ये जो पार्टिकल है वो यहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया लाइक दिस. इट गॉट डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस. mg कहां लग रही थी? mg वाज एक्टिंग डाउन, और ये ऊपर की तरह डिफ्लेक्ट हो गया, तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा.
mg कहां लग रही है? नीचे। तो अगर डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होती तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती तो वर्क डन पॉजिटिव आता, पर ये तो ऊपर डिस्प्लेस हो गया, तो इसका मतलब ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव आएगा। अब आप ग्रेविटी को y में देख रहे हो तो y में कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है वो चेक करो, सिर्फ y में, सिर्फ y में चेक करना, तो सिर्फ y में चेक करते हैं कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो लेट्स चेक अपॉन, तो ये जो पूरी लेंथ है, दिस लेंथ, लेट्स से दिस इज इक्वल टू l, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो उसका कंपोनेंट ले लेते हैं। एज यू टेक इन द कंपोनेंट वी गेट दिस कंपोनेंट एज l cos थीटा, और ये जो पूरी स्ट्रिंग लेंथ है वो कितनी है? l के बराबर है। तो जितना ये बॉब राइज करा है, जितना वो राइज करा है वो ये हाइट h है, जितना वो राइज इन करा है, और h की वैल्यू कितनी दिख रही है? दैट इज इक्वल टू l माइनस l cos थीटा, that is L into 1 minus cos theta is a value for the h which has risen, जितना ये बॉब राइज कर चुका है, that is supposed to be h, right? L into 1 minus cos theta, और जितना ये हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ है वो भी तो चेक करो। तो सर जितना वो हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस हुआ है वो वैल्यू तो ये वाली वैल्यू है, एंड दैट इज L sin थीटा। कितना है सर? L sin थीटा। तो x में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? L sin थीटा, और y में डिस्प्लेसमेंट कितनी है? h की वैल्यू भी हमने लिख ली है। नाउ आई अप्लाई द वर्क। सो व्हाट इज द वर्क सपोज्ड टू बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दोबारा बोल रहा हूं, व्हाट इज द वर्क सपोज्ड टू बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का चेंज इसके अंदर है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? देखो पहले ये रेस्ट पे था, पहले ये रेस्ट पे था, लेकिन ये मूव करके यहां पहुंच गया, और अब यहाँ पे स्टैटिक हो गया है। भाई अंदर से अगर हम देखेंगे तो वो तो एक ही जगह पे एंगल पे फिक्स हो जाएगा ना, तो वहां पे स्टैटिक हो गया है। इसका मतलब इनिशियल भी स्पीड 0 थी और फाइनल भी स्पीड 0 है। इसका मतलब नेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है। इसका मतलब नेट वर्क डन 0 है। नेट वर्क डन क्यों 0 है? बिकॉज ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी सेम आ रही है, फाइनल स्पीड और इनिशियल स्पीड सेम आ रही है, दोनों ही 0 थी। So that's final minus initial. So the net work done is 0. अब आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से फोर्सेस काम कर रही हैं। दो ही हैं, एक कौन सी है? ग्रेविटी, दूसरी कौन सी है? सूडो। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द सूडो is supposed to be equal to 0. That will make you explain that why the pseudo force work done must be there. आप बोलोगे सर एक और फोर्स है, कौन सी वाली? सर टेंशन भी तो है। आप भूल गए। मैंने कहा यस, आपने मेरा ध्यान उधर लेके गए, टेंशन फोर्स भी तो है। सो वर्क डन बाय टेंशन भी है सर। पर मेरे भाई टेंशन का वर्क डन नहीं है। क्यों नहीं है सर? रीजन दैट टेंशन इज बिहेविंग सेंट्रिपिटल। दिस पाथ इज गोइंग टू बी बेसिकली अ सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है पीछे सर्कुलर पाथ पे। टेंशन उसके परपेंडिकुलर आ रही है, और परपेंडिकुलर फोर्सेस बेटा जी काम नहीं करती हैं, बिकॉज द टेंशन इज बिहेविंग सेंट्रिपिटल। वो उस बॉब का डायरेक्शन चेंज कर रही है। सो वर्क डन बाय टेंशन तो 0 है, ओवरऑल वर्क भी 0 है। तो क्या ग्रेविटी का वर्क भी 0 है? नहीं सर, ग्रेविटी का वर्क 0 नहीं है। ग्रेविटी फोर्स mg है, डिस्प्लेसमेंट h है, और कॉस ऑफ 180 आ रहा है सर। कॉस 180 क्यों आ रहा है? क्योंकि mg नीचे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, बॉब ऊपर राइज करा है, तो उसका h ऊपर गया है और mg नीचे है, दोनों के बीच में एंगल 180 है, नेगेटिव वर्क है, बिकॉज द फोर्स इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। तो ग्रेविटी का वर्क नॉन जीरो आ रहा है, तो इस वजह से सूडो फोर्स का जो वर्क है वो भी नॉन जीरो आएगा, क्योंकि कुल मिला के 0 है। सो इनडायरेक्टली सूडो फोर्स का वर्क निकल चुका है। इनडायरेक्टली यू हैव कैलकुलेटेड अ वर्क डन बाय द सूडो फोर्स, एंड अ वर्क डन बाय द सूडो फोर्स, अगर ये क्वेश्चन होता, सो वर्क डन बाय द सूडो फोर्स शुड हैव बीन इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द ग्रेविटी, क्योंकि नेट वर्क डन 0 आ रहा है, तो आपको वर्क डन बाय सूडो फोर्स वहां से मिल जाता, एंड वुड हैव बीन इक्वल टू माइनस ऑफ mgh cos 180। cos 180 कितना है? -1 है। सो वर्क डन बाय सूडो फोर्स पॉजिटिव mgh आ जाता, ये आपका रिजल्ट आ जाता। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ इतना होता, कैलकुलेट वर्क डन बाय द सूडो। अब ये क्वेश्चन कुछ और भी पूछ रहा है साथ में, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब किसी दिन में दोबारा उठाऊंगा क्वेश्चन, उससे बेहतर है यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है? कैलकुलेट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो चलो अब एक्चुअल सूडो फोर्स ने कितना वर्क करा वो देखते हैं। ये इनडायरेक्ट आंसर है। ये क्या है? इनडायरेक्ट आंसर है। इनडायरेक्ट आंसर, क्योंकि नेट वर्क डन 0 है, तो जितना ग्रेविटी ने करा उतना ही सूडो ने करा, बट ऑपोजिट पोलैरिटी, ऑपोजिट सेंस का, एक ने पॉजिटिव एक ने नेगेटिव, तो इस वजह से नेट वर्क डन 0 आ रहा था। तो सीधे सीधे भी तो निकाल सकते हो सर। देखो सर, एमए फोर्स कहां लग रही है? इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट L sin थीटा है, और दोनों सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुई है। जो पीछे गया वो
x पीछे आया, ma भी पीछे लगी है, तो वर्क डन बाय द सूडो क्या है? पॉजिटिव है. सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द सूडो? सो वर्क डन बाय द सूडो सर शुड बी इक्वल टू ma इनटू जितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, कितनी है? L sin theta. That's the work done by the pseudo. Right. So according to the statement जो कि हमने यहाँ पे लिखी है, इसके हिसाब से that is mgh cos 180 माइनस हो गया, और वर्क डन बाय सूडो कितना हो गया? ma into x बेसिकली ना, x कितना है? L sin theta. So into L sin theta that is supposed to be 0. अब आपको इसमें थीटा फाइंड आउट करना है, वो तो आप कर ही लेंगे. हम h की वैल्यू को प्लेस इन कर लेते हैं इस पर. सो h की वैल्यू को प्लेस इन करो. सो दैट इज mg into h की जगह L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा. तो अगर क्वेश्चन सिर्फ सूडो फोर्स निकालने का था तो आसान हो गया. दो आंसर्स आ गए आपके पास. या तो अब ये आंसर लिख सकते हो या तो ये आंसर लिख सकते हो, दोनों आंसर जो येलो में लिखे हुए हैं. पर हम अब आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है. सो h की जगह हमने L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा प्लेस कर दिया है. ये आपका माइनस था, एंड प्लस MAL sin थीटा दैट इज इक्वल टू 0. सो दैट बिकम्स MAL sin थीटा as equal to mgl into 1 minus cos theta. कुछ टर्म्स कैंसल्ड है, m और l यहाँ पे कैंसल्ड है. दैट इज a into sin theta, जिसको हम लिख सकते हैं 2 sin theta by 2 cos theta by 2 sin theta को. और यहाँ से आप 1 minus cos theta को लिख सकते हो at twice of sin square theta by 2, writing the value for 1 minus cos theta. We know that. इसमें कुछ कैंसलेशंस भी हैं. 2 यहाँ से कैंसल्ड है, एक sin theta by 2 भी इसके अंदर कैंसिल आउट हो जाएगा, and sin theta by 2 by cos theta by 2, this will become tan of theta by 2. So tan of theta by 2 becomes equal to a upon g. ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. So we can write this as theta by 2 from here is equal to tan inverse of a upon g, and hence the value for the theta becomes twice of tan inverse of a upon g, works upon as a value for the maximum deflection of the string, the maximum. राइट. ये हमने किस तरीके से निकाला? वर्क थ्योरम से निकाला. द नेट वर्क डन इज इक्वल टू 0. सो वर्क डन को हमने चेक करा कि नेट वर्क डन कैसे आ रहा था. नेट वर्क डन आ रहा था वाया टेंशन, ग्रेविटी एंड सूडो. पहले टेंशन को चेक करा, उसका वर्क डन 0 है बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल बिहेवियर. ग्रेविटी का वर्क डन नेगेटिव है क्योंकि ग्रेविटी फोर्स नीचे लग रही है पर वर्टिकली वो ऊपर जा रहा है, तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव आया. और सूडो का वर्क पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि सूडो फोर्स पीछे लग रही थी और वो हॉरिजॉन्टली पीछे भी जा रहा था. But that was basically the pseudo force multiplied by the horizontal distance. तो वो डिस्टेंस हमने L sin थीटा डायग्राम से चेक ऑन कर लिया, ये वाला जितना डिस्टेंस है, और h की वैल्यू भी चेक ऑन कर ली, जिससे ग्रेविटी का वर्क भी कैलकुलेट हो गया. आपको अलग अलग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि वर्क डन पे ग्रेविटी कितना है, वर्क डन पे सूडो कितना है, और ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि वो कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा. वो हमने फाइंड आउट कर लिया है. और आपको याद होगा, जस्ट टू मेक यू कंफर्टेबल, कि हमने न्यूटन लॉज में ऐसा भी क्वेश्चन करा हुआ है कि अगर हम इसको एक्सेलरेट करें ए से, तो ये किसी एंगल पे जाके सेट हो जाता है, किसी एंगल पे जाके सेट हो जाता है. सो व्हाट इज दैट पर्टिकुलर एंगल, व्हाट इज दैट एंगल? तो वो क्वेश्चन डिफरेंट होता है. वो क्वेश्चन होता है फॉर इक्विलिब्रियम. फॉर इक्विलिब्रियम वो क्वेश्चन हमने करा हुआ है और उससे हमने रिजल्ट निकाला हुआ है. tan थीटा इज इक्वल टू a by g. ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो थीटा है, इसको मैं थीटा डैश लिख लेता हूँ या थीटा प्राइम लिख लेता हूँ. सो tan थीटा प्राइम कितना आता है? a by g. ये हमने कैसे करा हुआ है? टेंशन का एक कॉम्पोनेंट t cos थीटा mg को बैलेंस करेगा, और टेंशन का दूसरा कॉम्पोनेंट t sin थीटा क्या करेगा? सूडो को बैलेंस करेगा. राइट. ये वर्क वाली अप्रोच नहीं है, ये न्यूटन लॉ वाली अप्रोच है, जिसके अंदर t cos थीटा जो है वो mg को बैलेंस करेगा, और यहाँ पे जो t sin थीटा है वो सूडो को बैलेंस करेगा. इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करके हमने रिजल्ट पहले से निकाला हुआ है. ये एंगल आपका डिफरेंट है, थीटा प्राइम है. तो ये रिजल्ट जो आ रहा है वो डिफरेंट रिजल्ट है. अगर आप यहाँ पे थीटा प्राइम लिखोगे तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ a by g. कितना है? tan इनवर्स a by g. कब है? इक्विलिब्रियम में है. अभी जो एंगल आपने निकाला है ये उसकी डबल द वैल्यू है. थीटा इज डबल ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो कि आपकी इक्विलिब्रियम से आती. हमें कैसे पता चलेगा कि कब क्या अप्लाई करना? बोलोगे सर देखो क्वेश्चन देखने में सेम है और एंगल का क्वेश्चन है, तो मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगा कि सर मैं ये वाला आंसर लिख दूं. फर्स्ट इंस्टिंक्ट होगा, मैं बोलूंगा क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियरली लैंग्वेज है, आपको समझ में आनी चाहिए. और लैंग्वेज क्या है मैं दिखाता हूं क्या लैंग्वेज थी. द क्वेश्चन वाज कैलकुलेट द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन. इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्शन नहीं थी. तो जब भी क्वेश्चन में मैक्सिमम या मिनिमम इस तरीके की लैंग्वेज आएगी फ्यूचर में,
तो आपको उस क्वेश्चन को वर्क एनर्जी के थ्रू अटेम्प्ट करना पड़ेगा, वर्क के थ्रू, एनर्जी के थ्रू। किसके थ्रू? वर्क के थ्रू, एनर्जी के थ्रू। अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम की लैंग्वेज आती है तो फिर आपको क्वेश्चन किससे अटेम्प्ट करना है? वाया द फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम, है ना? फोर्सेस इक्विलिब्रियम आता है। मैक्सिमम मिनिमम का अगर क्वेश्चन है तो आप उसको कैसे करेंगे? वर्क एनर्जी से करेंगे। ये बात आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय ध्यान रखनी है, नहीं तो आप आंसर गलत कर देंगे, जैसे आप कर देते क्योंकि न्यूटन लॉ में आपने क्वेश्चन करा हुआ है और आपको लगता है कि यही आंसर है, tan थीटा इक्वल टू a by g, और थीटा की वैल्यू आप वहां से सब्स्टिट्यूट करके लिख देते हैं और ऑप्शन भी मौजूद होती। ठीक है, तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम में फोर्स एप्लीकेशन लगती है, और जब आप मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन करेंगे तो आप वर्क एनर्जी की एप्लीकेशन से करेंगे, वर्क एनर्जी, राइट? सो वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन वर्क एनर्जी। हमारा आर्टिकल जो है वो अब शेप अप लेने वाला है, शेप अप लेने वाला है, क्योंकि हमने एनर्जी की तरफ अपना रुख करना है, क्योंकि आर्टिकल वर्क एनर्जी पावर है, तो हमने एनर्जी की तरफ अपना रुख करना है। तो उसके लिए हमें फोर्सेस को नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा नया पढ़ना है। बेसिकली हमें क्या करना है? एक नई तरीके की क्लासिफिकेशन बनानी है। रीजन क्योंकि इस चैप्टर में हमने कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी को भी पढ़ना है। बड़े सुना है आपने कि एनर्जी कंजर्व्ड होती है, तो सवाल यह है कि क्या एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है? तो बोलेंगे नहीं होती है, क्योंकि कुछ ऐसी फोर्सेस हैं जो कि एनर्जी का नुकसान करती हैं, ऐसी इविल फोर्सेस हैं। अच्छा, इविल से ध्यान आया कि सर एक ऐसी फोर्स थी जिसके बारे में बोला था नेसेसरी इविल। यस सर, दैट वाज नोन एज फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को नेसेसरी इविल क्यों बोलते थे? क्योंकि वो जरूरी होती है मोशन के लिए, लेकिन साथ में वो एनर्जी का बेड़ागर्क करती है, एनर्जी को खराब करती है, वियर एंड टियर क्रिएट करती है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं इविल बिहेव करती है, पर ऑफ कोर्स नेसेसरी है, नहीं तो मोशन होगा नहीं, रिलेटिव मोशन नहीं हो पाता है, स्लिपिंग हो जाती है, और फ्रिक्शन स्लिपिंग को हेट करती है। पर वो एनर्जी का नुकसान करती है, इसलिए वो एनर्जी को कंजर्व नहीं रख सकती। क्योंकि वो एनर्जी का नुकसान करती है तो वो एनर्जी को कंजर्व नहीं रख सकती है, इस वजह से उसको हम कॉन्जर्वेटिव फोर्स नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं सर? रीजन क्योंकि वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बिहेवियर को मेंटेन नहीं कर पाती है, इस वजह से वो किस किस्म की फोर्स है? इट्स अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो फोर्स ऐसा नुकसान ना करे, जो एनर्जी का नुकसान ना करे, और जिसके अंदर आप वापस से घूम फिर के ओरिजिनल वैल्यू पे पहुंच पाए, जैसे हम ऐसा बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन होती है जिसके अंदर एनर्जी का लॉस नहीं होता है ना? तो जब आप इनिशियल कंडीशन पे वापस पहुंच पाए कि हमने बॉल उछाली, सेम स्पीड से बॉल हमारे पास वापस आ गई, जो फोर्सेस इस आइडिया में, देखो मोशन है तो फोर्स होगी, पर फोर्सेस जो कि एनर्जी का नुकसान नहीं कर पाती हैं, ऐसी बिहेवियरल फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो सर क्या एक्चुअली में हमें इसी तरीके से सोचना पड़ेगा कि नॉन कंजर्वेटिव ये वाली होती है, कंजर्वेटिव वो वाली होती है? मैंने कहा सोचने के बहुत पैरामीटर्स हैं। ये एक पैरामीटर है जो मैंने आपको बताया है, एक पैरामीटर है सोचने का कि कौन सी कंजर्वेटिव, कौन सी नॉन कंजर्वेटिव, पर ये इकलौता पैरामीटर नहीं है, ऐसे और भी पैरामीटर्स हैं जिनसे आप बात को समझ पाएंगे। हम क्या बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, आगे आपको आएगा, एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल और एक बोलते हैं इरिवर्सिबल। दोबारा बोल रहा हूं, एक प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल और एक को इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि आप उसके उसी स्टेट पे ले आओ जहां से वो प्रोसेस शुरू हुआ था, वहीं पे वापस ले आओ। अधिकतर प्रोसेस जीवन में कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। हम एग्जैक्टली वो कंडीशन कभी रिकवर नहीं कर पाते। तो हमसे कोई पूछेगा कि क्यों नहीं रिकवर कर पाते? जैसे आपने पेज लिया, उसके नीचे लाइटर से उसको आग लगा दी, अब वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। अब अगर ऐश में कन्वर्ट हो गया, अब आपसे बोला जाए कि यार ऐसा करो, रिवर्स करो और उसको वापस पेपर बना दो, तो हम नहीं बना पाएंगे। तो क्योंकि हम नहीं बना पाएंगे तो आप उस प्रोसेस को बोलेंगे सर इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो मोस्टली प्रोसेस इन द लाइफ आर सपोज्ड टू बी इरिवर्सिबल। जैसे हम कभी दोबारा से बच्चे नहीं बन पाएंगे, सो अवर एज ग्रोथ इज सपोज्ड टू बी एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंड थैंक्स टू द सम काइंड ऑफ द फोर्सेस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड, ये प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। लेकिन अगर कोई प्रोसेस रिवर्सिबल हो, if the process gets reversible, जैसे कि एक स्प्रिंग है जिसको हमने एक्सपैंड करा, पहले नेचुरल लेंथ पे थी, फिर हमने क्या करा? उसको एक्सपैंड करा, तो उसका स्टेट चेंज हो गया, उसकी कंडीशन चेंज हो गई, फिर हमने उसको धीरे धीरे वापस लेकर आए और फिर वो अपनी नेचुरल लेंथ पर आ गई, तो रिवर्सिबल हो गया, वापस अपनी स्टेट पर आ गए। सो देयर आर प्रोसेसेस व्हिच आर सपोज्ड टू बी रिवर्सिबल। तो इसमें जो फोर्स है जिसने उस रिवर्सिबिलिटी में हमारी हेल्प करी, वो कौन सी फोर्स है? स्प्रिंग फोर्स। इन दैट कंडीशन दैट पर्टिकुलर फोर्स विल बी known as a conservative force। कितना सूखा है?
सो द आइडिया सेम है, पर क्या होता है टेक्निकली ना, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल लैंग्वेज इस चैप्टर में आपको दिखेगी नहीं। अब दिखेगी नहीं इसका मतलब ये नहीं होता कि होती नहीं है, होती है, मैंने आपको समझा दिया। तो अभी ये लैंग्वेजेस कैसे दिखेंगी? लैंग्वेजेस दिखेंगी एज पर द पाथ, एज पर टू लैंग्वेज, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। वो हमारी जिंदगी में वापस आ रहा है। कौन? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। व्हेन वी टॉक अबाउट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो जो एस हम यूज करते हैं वर्क में, दैट इज गोइंग टू बी डिस्टेंस। और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पाथ डिपेंडेंट। हेंस द वर्क डन by a non-conservative force is always path dependent. So the work done by a non-conservative force is always going to be path dependent. मतलब उस कैलकुलेशन में आप डिस्टेंस को चेक करेंगे, डिस्प्लेसमेंट चेक नहीं करेंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ को चेक करेंगे। ऐसी फोर्सेस जो होती है दे आर सपोज्ड टू बी नॉन कंजर्वेटिव। जहां तक कंजर्वेटिव फोर्स का मामला है, कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है? पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इसका मतलब आपने क्या करना है? आपने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को चेक करना है, इनिशियल और फाइनल को देखना है। एक्चुअल रास्ता क्या था आप उसको नहीं देखना पसंद करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का पाथ है और वो सर्कुलर है, और फिर हम कभी ऐसा भी बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ जो है वो एलिप्टिकल है, पर वो घूम फिर के तो वहां पर वापस आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों पाथ हम करेक्ट मान लेते हैं, रीजन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस। So which means that we are not talking about the actual path, we are just talking about the initial and the final positions. इसका मतलब अगर आप ऐसा बिहेवियर देखते हैं तो वो बिहेवियर किसका है? कंजर्वेटिव फोर्सेस का। तो डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। नॉन कंजर्वेटिव में आपने पाथ डिपेंडेंसी चेक करनी है, मतलब डिस्टेंस को चेक करना है, और कंजर्वेटिव फोर्सेस में आपने डिस्प्लेसमेंट चेक करना है, पाथ इंडिपेंडेंस चेक करनी है। ओनली फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग पॉइंट्स ओनली। एक्चुअल पाथ को नहीं देखना है, इट्स इग्नोर्ड इन द कैलकुलेशन। करेक्ट है? राइट, बिल्कुल सही है सर। आगे अब क्या हो रहा है? मैंने बोला रिवर्सिबिलिटी का आइडिया है। अब रिवर्सिबिलिटी का आइडिया है तो इसका मतलब अगर आप घूम फिर के वहीं वापस आ गए, जैसे इलेक्ट्रॉन घूम फिर के वहीं वापस आ गया, सो द वर्क डन ओवर द क्लोज पाथ इज गोइंग टू बी जीरो, और सारी की सारी इनिशियल कंडीशन रिस्टोर हो जाएंगी। फिर आप दोबारा से शुरू करेंगे, जिसको हम एक पीरियोडिक प्रोसेस भी बोलते रहेंगे। So the work done over the closed path is going to be what? Zero. कब? When it is going to be conservative. देखो कंजर्वेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट देखोगे। अब अगर क्लोज पाथ बना लिया आपने, कोई भी क्लोज पाथ, तो इनिशियल और फाइनल सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। लेकिन अगर वो नॉन कंजर्वेटिव है तो फिर आपने डिस्प्लेसमेंट देखनी ही नहीं है। फिर आपने क्या देखनी है? डिस्टेंस देखनी है। फिर डिस्टेंस देखना पड़ेगा। मान लो सर्कुलर पाथ है और हमने यहां से शुरू करा, वापस इसी पॉइंट पर आ गए, ए से घूम के ए पर वापस आ गए, तो डिस्टेंस तो जीरो नहीं है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो इसका मतलब वर्क डन जो नॉन कंजर्वेटिव का होगा वो आपका नॉन जीरो आएगा। मान लो अ पार्टिकल वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग अलोंग दिस पाथ, वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग ऑन दिस पाथ इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रिक्शन, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रिक्शन इट वाज मूविंग अलोंग दिस पाथ एक्चुअली। करेक्ट है? सो इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रिक्शन, तो हालांकि वो सेम पॉइंट पे वापस आ गया, लेकिन आपने डिस्प्लेसमेंट देखना ही नहीं है, क्योंकि वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछा हुआ है, और फ्रिक्शन जो क्या है वो नॉन कंजर्वेटिव है। तो फिर जो वर्क डन आएगा दैट शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्शन फोर्स एंड इनटू द फ्रिक्शन फोर्स इनटू द डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना आएगा? 2πr आएगा। तो अब ये वर्क डन आपका नॉन जीरो आएगा। तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या रहेगा? दैट विल बी नॉन जीरो ओवर द क्लोज पाथ। करेक्ट है? नॉन जीरो ओवर द क्लोज पाथ, विच मीन्स दैट वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ इज नॉन जीरो। ये पहचान है फॉर अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स होगी, so in that condition the work done over the closed path will definitely come out to be zero, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट को चेक कर रहे हैं, वो डेफिनेटली जीरो आएगी। सारी बातें कनेक्टेड है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है, तो वर्क डन डेफिनेटली जीरो आएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यूज हो रही है। सो आइडिया मैं लिख देता हूं कि आइडिया डिस्प्लेसमेंट का होता है बेसिकली, एक वर्ड हमारे दिमाग को खुला रखेगा, और ये आइडिया बेसिकली डिस्टेंस का होता है, एक्चुअल पाथ का होता है। दिस विल कीप अवर आइडिया कॉन्सेप्ट्स अलाइव। और फिर बात आ जाती है कि आप एग्जाम्पल्स सेटअप कर लें, तो एग्जाम्पल तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में बेसिकली एक ही होता है, दैट इज सपोज्ड टू बी द फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, आप उस फ्रिक्शन फोर्स को रेजिस्टिव फोर्सेस बोल सकते हैं, या आप फिर उसको विस्कस फोर्सेस बोल सकते हैं। होती तो ये सारी की सारी क्या है? दे आर बेसिकली फॉर्म्स ऑफ फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन बोल सकते हैं,
फ्लूइड फ्रिक्शन बोल सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर बेसिकली फॉर्म्स ऑफ द फ्रिक्शन, एंड द फ्रिक्शन इज the only non-conservative force over here, only non-conservative force. आप उसको मैथ्स में किसी भी फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर लें, पर अगर आप उसको फिजिकल बिहेवियर चेक करेंगे वो फ्रिक्शन फोर्स ही रहेगी. सो नॉन कंजर्वेटिव का मूल एक ही एग्जांपल है, दैट इज अ फ्रिक्शन फोर्स. कंजर्वेटिव के बड़े सारे एग्जांपल हैं. कंजर्वेटिव के एग्जांपल में जो आप +1 में पढ़ेंगे वो दो हैं, दैट इज अ ग्रेविटी फोर्स एंड अ स्प्रिंग फोर्स. दोनों से आपको मैं रूबरू करा चुका हूं, फिर भी हम उनको पढ़ेंगे आगे भी. सो ग्रेविटी फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि फोर्सेस हैं जो कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं. और +2 में पढ़ेंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस एंड द मैग्नेटिक फोर्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स, ये चारों फोर्सेस जो मैंने अभी डिस्कस करी, ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक, ये चारों की चारी कंजर्वेटिव होती है. ऑल द फोर आर कंजर्वेटिव फोर्सेस. तो एग्जांपल भी क्रिएट हो गए हैं, राइट. और जहां तक एनर्जी कंजर्वेशन का सवाल है वो मैं पहले समझा चुका हूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं हो पाएगी, और अगर कंजर्वेटिव होगी तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हो पाएगी. सो द पॉइंट्स ऑफ द डिफरेंसेस हैव बीन क्रिएटेड. अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को चेक करने वाला हूं. देखो, हमारा आर्टिकल वर्क एनर्जी है, जिसका नाम हमने वर्क पढ़ा है, समझा है, फॉर्मूले बनाए हैं, क्वेश्चन बनाए हैं, और एनर्जी को इंट्रोड्यूस करा है. कौन सी एनर्जी? हमने काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करी है. किसकी? काइनेटिक एनर्जी की चर्चा करी है कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के साथ में डायरेक्टली रिलेटेड होती है. लेकिन आपने बचपन में 9th में एक और फॉर्म ऑफ एनर्जी को पढ़ा हुआ है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी. क्या? कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप किस तरीके से लेकर आएंगे, उसी आइडिया को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव. अगर तो कोई सिस्टम कंजर्वेटिव फोर्सेस से इन्फ्लुएंस है, मतलब उस सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है, तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन अगर सिस्टम में एक्सक्लूसिव फ्रिक्शन है तो फिर आप उसमें पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. दोबारा से बोल रहा हूं, अगर कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व हैं जैसे ग्रेविटी, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, तो फिर आप पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे. लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्सेस ही हैं और कोई नहीं है तो फिर आप फिर आप पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे. इसका एक उदाहरण भी है, मतलब काइंड ऑफ इसी से रिलेटेड, कि आपने सुना होगा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है. इनफैक्ट फॉर्मूला भी लगाया आपने mgh का. हाँ, आगे जाके वो फॉर्मूला मॉडिफाई भी होगा, पर ग्रेविटी फोर्स कंजर्वेटिव है, इस वजह से ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है. स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, तो हम अपकमिंग पार्ट में पढ़ेंगे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है. ये क्यों होती है? क्योंकि ये चारों फोर्सेस क्या हैं? दे आर कंजर्वेटिव. लेकिन फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी जैसी कोई भी चीज नहीं होती है. सो देयर इज नथिंग नोन एज फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. लेकिन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इसलिए हो रही है क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं दे आर बेसिकली कंजर्वेटिव. तो क्या कोई रिलेशन होता है कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में? यू गेस्ड इट राइट, बिल्कुल होता है. और वो जो रिलेशन है दैट इज रिटन एज द फोर्स एज माइनस ऑफ du अपॉन dr. दैट्स द रिलेशन बिटवीन द फोर्स एंड द पोटेंशियल एनर्जी. इसमें f क्या है? फोर्स है, और u जो लिखा है हमने, u रिप्रेजेंट्स द पोटेंशियल एनर्जी. So that's the negative of the rate of change of potential energy with the distance is defined as a force. But which force? The conservative force. The conservative force. अगर वो force non-conservative है तो आपको हक नहीं है कि आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को लगा पाए. ये फॉर्मूला आपके जीवन में नहीं आएगा अगर आप फ्रिक्शन फोर्स के थ्रू चेक कर रहे हैं. तो फ्रिक्शन एक नॉन कंजर्वेटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं आती है, पर ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक कंजर्वेटिव है, इस वजह से वहां पे पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है. तो पोटेंशियल आप क्या समझते हैं? पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल को, ये एक मैथ्स का फंक्शन होता है, एक मैथ्स का आइडिया है जो कि फिजिक्स में तब अप्लाई होता है जब फोर्स कंजर्वेटिव होती है, सिर्फ कंजर्वेटिव होती है, तब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है, नहीं तो नहीं होगा. करेक्ट. तो अगर मिक्सचर हो तो सर कंजर्वेटिव फोर्स भी हो, सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी हो, तो सर ऐसा होता है ना क्वेश्चन में कि सर ग्रेविटी भी लग रही है, फ्रिक्शन भी लग रही है, तब क्या करोगे? तो बेटा ऐसा है, जो ग्रेविटी होगी उसके थ्रू पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, और जो फ्रिक्शन होगी उसके थ्रू नहीं आएगी.
हमने तो कॉन्सेप्ट अलग अलग पढ़ना ही था ना, हमने पढ़ लिया। तो आप जब पोटेंशियल एनर्जी एनालिसिस करेंगे तो आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर लेंगे, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको भी यूज कर लेंगे, तो फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी आएगी तो आप उसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, वो आपके एनर्जी पार्ट में आएगा ही नहीं। अच्छा, तो फोर्स मतलब सर फ्रिक्शन भी यूज होगी और सर फोर्स ग्रेविटी भी यूज होगी, लेकिन जब पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी तो सिर्फ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी यूज होगी। अब बात समझ में आई है? यस सर, मतलब एनर्जी में आपकी फ्रिक्शन पोटेंशियल एनर्जी नहीं आएगी, एज अ फोर्स वो रहेगी, एज अ फोर्स वो रहेगी, वो वर्क डन भी करेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। वेरी गुड सर, तो चलो आगे बढ़ते हैं सर, एंड लेट्स मूव ऑन फर्दर। ये जो बात मैंने आपको बताई, that is force is the negative gradient of potential energy that is a conservative force is equal to minus or du by dr, ये उसी की लैंग्वेज है। du by dr को हम क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट बोलते हैं। that is something per unit length, उसको ग्रेडियंट बोला जाता है। so it's a negative gradient of the potential energy, कौन सी? कंजर्वेटिव, एंड अगर नॉन कंजर्वेटिव होगी तो no such relation basically exist, राइट? और दूसरा उसे पेनल्टीमेट वाला रिजल्ट देखो, वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, मतलब इट बेसिकली टॉक्स अबाउट अ रिवर्सिबल प्रोसेसेस, और यहाँ पे वर्क डन इज नॉट कंप्लीटली रिकवरेबल, इसका मतलब वो एक इररिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि इनिशियल कंडीशन पे कभी भी वापस नहीं आएगा। दिस इज अ बिहेवियर इन विच वी एक्सप्लेन दैट वर्क बिहेवियर बाय अ ग्रेविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। जैसे कि मान लो ये आपका फर्स्ट पाथ है, दिस इज द फर्स्ट पाथ, और यहाँ पे आप ग्रेविटी का वर्क चेक करना चाहते हो, तो क्या दिखेगा आपको कि mg तो नीचे लग रही है, mg नीचे लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? ऊपर है, ऊपर की तरफ है, कितनी है? h है। सो व्हाट विल बी द वर्क डन इन द प्रोसेस? द वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी इक्वल टू mg इनटू h एंड माइनस, माइनस क्यों? और सर देखो mg नीचे है, h ऊपर है, तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो लिफ्टिंग है ऊपर की तरफ सर, सो देयरफॉर द वर्क डन इज नेगेटिव। mg के विरुद्ध है, mg नीचे है, h ऊपर है, सो माइनस आ गया सर। cos 180 भी लिख सकते हो सर, वो -1 ही आ जाएगा। अब हमने क्या करा? अब हमने पाथ को बदल किया, दिस इज द सेकंड पाथ। अब सेकंड पाथ में हमने क्या कलाकारी दिखाई है, देख लेना। यहाँ से a से b ले गए, फिर b से c ले गए, फिर c से d ले गए, फिर d से e ले गए। हमने कहा चलो वेरी गुड, अब क्या करें सर? ऐसा करते हैं कि अब हम हर एक पार्ट पे वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो जब हमने कहाँ पे करा? a से b पे, तो ए से बी पे जब करा तो mg कहाँ लग रही है? नीचे लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, इसको h1 लिख लेते हैं। इतनी डिस्प्लेसमेंट जो है, जो ए बी है, तो इसमें वर्क डन कितना आएगा? दैट विल बी mg इंटू h1 नेगेटिव। कितना आएगा? mg इंटू h1 नेगेटिव, क्योंकि अभी भी ऊपर जा रहे हैं और mg नीचे लग रही है। फिर हम आ जाते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज अ बीसी पार्ट। सब बीसी पार्ट में वर्क डन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप मूव कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल और ग्रेविटी लग रही है डाउनवर्ड। So gravity is behaving perpendicular to the motion. मोशन कैसा हो रहा है? हॉरिजॉन्टल हो रहा है सर, लेकिन ग्रेविटी तो परपेंडिकुलर लग रही है नीचे, और परपेंडिकुलर फोर्सेस से कभी काम नहीं करती है। तो बीसी पे जो वर्क डन आएगा सर, वो 0 आएगा। सो बीसी पार्ट पे जो वर्क डन है ग्रेविटी का, वो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? फिर उसके बाद हम सीडी पे जा रहे हैं, तो सीडी पे सेम बिहेवियर है। वो जितनी हाइट है उसको h2 लिख लेते हैं। कितनी? h2। तो फिर से ऊपर जा रहे हैं, तो ग्रेविटी का वर्क कितना आएगा सर? माइनस mg h2 आएगा, क्योंकि mg अभी भी नीचे लग रही है सर, पर h2 ऊपर है, तो माइनस mg h2 आ जाएगा इस पे। फिर फाइनली हम जा रहे हैं d से e, यहाँ जा रहे हैं d से e, तो सर फिर से एक बार वर्क डन 0 आ जाएगा, क्योंकि सर देखो mg जो है दैट इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउन, इसका मतलब मोशन के परपेंडिकुलर आएगी, तो फिर से ग्रेविटी वर्क नहीं कर पाएगी, बिकॉज इट इज गोइंग टू बिहेव एज अ नॉर्मल फोर्स ओवर देयर। तो फिर से वर्क डन से 0 आ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसा करते हैं, दोबारा से टोटल वर्क देख लेते हैं। दैट बिकम्स माइनस mg इंटू h1 प्लस h2। लेकिन सर अगर हमने ध्यान से देखा तो जितना ये h1 है और जितना ये h2 है, अगर आप इनको ऐड करोगे तो सर ये h के बराबर ही आ रहा है, एंड देयरफॉर दिस टर्म is coming out to be as equal to minus of mgh। इसका मतलब आपने इस पाथ से चेक करा, सेकेंड पाथ से, और आपने सर फर्स्ट पार्ट से चेक करा, दोनों पे जो वर्क डन है सर वो सेम आ रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस mgh। सर वो इसलिए सेम आ रहा है क्योंकि इनिशियल और फाइनल सेम है सर। देखो यहां से यहां गया था, ये इसका इनिशियल था, ये इसका फाइनल है। यहां से यहां पहुंचा, अलग रास्ते से पहुंचा, पर कोई फायदा नहीं है सर, बिकॉज इनिशियल एंड फाइनल सेम लोकेशन है, और हमें सिर्फ इनिशियल और फाइनल देखना चाहिए था सर, बिकॉज ग्रेविटी फोर्स है, एंड वी हैव प्रूफ दैट इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स।
रीजन बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तो आप इसको इस रास्ते ले जाइए, ऐसे ऐसे इस रास्ते ले जाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल यहाँ पर है और फाइनल यहाँ पर है। आप सीधा उसके बीच में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे जो कि कितनी आएगी, एच आएगी। जो थर्ड पाथ है ना, थर्ड पाथ, उसके ऊपर भी अगर आप वर्क को चेक करेंगे तो भी कितना आएगा, माइनस mgh आएगा। रीजन बिकॉज इस आइडिया में आपको क्या देखना पड़ता है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल और उनके बीच में कितनी डिस्प्लेसमेंट है वो देखना पड़ता है। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। वो बहुत आसान था इस केस में कि mg नीचे लग रही है और आप उसको ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको नीचे लेकर आ रहे होंगे तो mg भी नीचे लग रही होगी और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रही होगी, तो फिर आपका वर्क डन पॉजिटिव आ जाएगा। फिलहाल के लिए नेगेटिव है, यू आर वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। क्या? अगेंस्ट द ग्रेविटी। और ग्रेविटी का वर्क खुद क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रही है, क्योंकि mg नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। बात समझ में आ चुकी है। इससे एक बहुत स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है कि हमारे पास ना दो ऐसे इंक्लाइंस हैं, θ1 एंड θ2 के। करेक्ट, ये इंक्लाइंस हैं, ये हाइट h है और यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, या 1 and 2 लिख लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल, आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। दोनों को हमने रिलीज कर दिया है along the two different planes, two different plane पे रिलीज कर दिया। सो दोनों स्लाइड करते नीचे पे आएंगे, तो ये जो लेंथ है वो भी डिफरेंट आएगी। यहाँ पे जो लेंथ है वो L1 है और यहाँ पर अगर आप लेंथ देखोगे तो कितनी आ रही है, L2 डिफरेंट आ रही है। इसको L1 लिख लेते हैं, इसको L2। सो ये दोनों सेम नहीं है, राइट। तो पाथ लेंथ डिफरेंट आ रही है दोनों की, है ना। बट फ्रिक्शन इज एब्सेंट, दोबारा बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन इज एब्सेंट इन दिस। फ्रिक्शन नहीं लग रही है इसके अंदर। तो कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी लग रही है। ग्रेविटी का कंपोनेंट होगा जो दोनों को नीचे लेकर आएगा। तो देख लेते हैं। तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो इसके ऊपर नीचे फोर्स लग रही होगी कितनी, mg sin थीटा। नीचे फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ है, तो फ्रिक्शन तो लग नहीं रही है। और दूसरे वाले पे, उस पर भी फोर्स लग रही है mg sin थीटा। थीटा डिफरेंट है दोनों को, थीटा दोनों पे डिफरेंट है। इस पे भी mg sin थीटा लग रही है, पर इस पे mg sin थीटा 1 लग रही है और इस पे mg sin थीटा 2 लग रही है सेकंड वाले पे। इसका मतलब दोनों के एक्सेलरेशन डिफरेंट है। हर्ड इट राइट। सो दो पार्ट्स में कर लेते हैं कि पहले जो फर्स्ट पार्टिकल की एक्सेलरेशन है दैट इज इक्वल टू g sin थीटा 1 और दूसरे पार्टिकल की जो एक्सेलरेशन है दैट इज g sin थीटा 2। डिफरेंट एक्सेलरेशन है, तो क्या जब तो नीचे पहुंचेंगे दोनों तो टाइम सेम लगेगा। तो हमने क्या चेक कर लेते हैं, उसके लिए s इक्वल टू ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर यूज कर लेते हैं, जिसमें इनिशियल स्पीड तो 0 है, रेस्ट से रिलीज करा हुआ है दोनों को, तो u 0 है। और पहले वाले की डिस्प्लेसमेंट है L1 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू g sin थीटा 1 एंड इंटू t1 स्क्वायर। ये पहले वाले की इक्वेशन होगी, बहुत सिंपल है। और अगर हम दूसरे वाले की चेक करें तो डिस्प्लेसमेंट L2 है और एक्सेलरेशन भी डिफरेंट है, दैट इज हाफ g sin थीटा 2 into t2 square. So times of different आ रहा है. The value for the t1 is twice of L1 upon g sin theta 1 और t1 square है तो ये इसका रूट आ जाएगा। और सिमिलरली t2 यहाँ से सर आ रहा है अंडर रूट ट्वाइस ऑफ L2 अपॉन g sin theta 2। अगर आप और दिमाग लगाएं ध्यान से तो इस वाले ट्राइंगल से यू कैन यूज sin theta 1 as equal to h upon L1. So L1 can be written as h upon sin theta 1 और सिमिलर तरीके से इधर से आपका sin थीटा 2 मिल जाएगा एज इक्वल टू h अपॉन L2। सो L2 विल बी इक्वल टू h अपॉन sin ऑफ थीटा 2। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे, तो T1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी एज अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ L1 की जगह h आ जाएगा, h अपॉन sin थीटा 1, तो नीचे sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। और उस वजह से आप sin थीटा 1 को बाहर निकाल सकते हैं और ये रिजल्ट आपका अंडर रूट ऑफ 2h/g इस तरीके से रिजल्ट दिखने लगेगा। तो ये क्वेश्चन h पे शिफ्ट हो जाएगा, h पे, हाइट h पे। और उसी तरीके से अगर आप t2 लिखोगे तो वो आपका 1 अपॉन साइन थीटा 2 अंडर रूट ऑफ 2h/g आ जाएगा। तो हालांकि ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये तो सेम आ रहे हैं, पर थीटा 1 और थीटा 2 सेम नहीं है, इस वजह से t1 और t2 सेम नहीं आएंगे। अब वो सिंपली डिपेंड करेगा कि एंगल पे कि थीटा 1 ज्यादा है कि थीटा 2 ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम को भी चेक कर लेंगे कि कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम आएगा, तो टाइम सेम नहीं आएगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, किसकी, वेलोसिटी की, कि दोनों जब नीचे पहुंचेंगे तो क्या वेलोसिटी सेम आएगी। तो हम चेक कर लेते हैं वाया द थर्ड इक्वेशन। तो इट शुड बी v1 स्क्वायर एज 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन कितनी है, g sin थीटा 1 एंड इनटू L1, ये आ जाएगी है ना। एक्सेलरेशन कितनी है, g sin थीटा 1 और डिस्टेंस कितना है L1, ये पहले वाले के लिए।
और दूसरे वाले के लिए v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ g sin थीटा 2, जो एक्सेलरेशन है डिफरेंट है सेकंड की, और लेंथ भी डिफरेंट है, L2 है ना, है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। सो पहले वाले में देखें v1 स्क्वायर कितना हो रहा है सर, देखो sin थीटा 1 इंटू L1, sin थीटा 1 इंटू L1 सर, ये तो h के बराबर हो गया है, तो दैट बिकम 2gh। और अगर सर v2 स्क्वायर को देखते हैं तो सर शायद वहां पे भी सेम आ रहा है, क्योंकि सर देखो sin थीटा 2 इंटू L2, ये जो वैल्यू है sin थीटा 2 इंटू L2 सर, वो वापस h के बराबर है, सो दैट इज वंस अगेन 2gh। तो सर देखो v1 स्क्वायर और v2 स्क्वायर सेम आ रहा है, मतलब स्पीड की वैल्यू सर एग्जैक्टली सेम आ रही है नीचे पहुंचने पे। ये अप्रोच टू द क्वेश्चन वाज काइनेमैटिक्स, इतनी लंबी अप्रोच आ गई देखो, लेकिन टाइम भी हमने चेक करना था ना, तो टाइम हमने चेक कर लिया कि टाइम तो सेम नहीं आ रहा, पर स्पीड तो सेम आ रही है। अभी स्पीड क्यों सेम आ रही है, उसका रीजन अगर मैं बोलूंगा तो रीजन इज द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी कंजर्वेटिव है। तो फिर आपने क्या देखना है कि आपने सीधा देखना है कि वर्क डन कितना हो रहा है दोनों केसेस में, और फिर उसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी अप्लाई कर देनी है। तो दोनों केस में अगर आप वर्क डन देखते हैं, तो उससे भी क्वेश्चन सीधे हो जाता। और क्योंकि ग्रेविटी कंजर्वेटिव है, तो दोनों पे जो हाइट है वो सेम है, तो दोनों पे वर्क सेम आएगा। दोनों पे हाइट सेम आ रही है, दोनों पे हाइट सेम है, तो दोनों पे जो वर्क आता है वो कितना आता है, दैट वुड हैव बीन एज mg into h। mg कहां लगती है, वर्टिकली डाउन लगती है, mg वर्टिकली डाउन लगती है, सो mg into h, दोनों पे वर्क डन सेम आता। इस वजह से दोनों की काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, सेम आएगी, क्योंकि दोनों पे अमाउंट ऑफ वर्क सेम है। विश्वास नहीं हो रहा, देखो बड़े ध्यान से, ये वाला पार्टिकल 1 और ये वाला पार्टिकल 2, करेक्ट। अब इसको आप यहां से नीचे गिरा दो, ये नीचे गिरा और यहां पहुंचो, इसकी यहाँ पे स्पीड आएगी, है ना। और ये वाला इधर से गया और इधर पहुंचा, इधर गया, तो इसकी भी यहाँ पे स्पीड आएगी। तब क्या स्पीड v2 और v1 सेम आएंगी, हम बोलेंगे सेम आएगी, रीजन दोनों पे वर्क सेम है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो देखो, अगर आप इस वाले पे वर्क डन कैलकुलेट करते हो तो mg कहाँ लग रही है, नीचे, h कहाँ लग रही है, नीचे, तो वर्क डन कितना हो गया, प्लस mgh। प्लस mgh क्यों, अरे सर mg भी नीचे, h भी नीचे, इस वजह से इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। पहले स्पीड कितनी थी, 0 थी, लेकिन अब स्पीड कितनी हो गई है, मोर देन 0 आ गई है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई है। क्यों, क्योंकि वर्क डन पॉजिटिव आ रहा है। अच्छा, दूसरे वाले पाथ पे बताओ, दूसरे वाले पाथ पे mg काम कर रही है, नहीं, mg साइन थीटा काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, mg साइन थीटा काम कर रहा है। और कितनी डिस्प्लेसमेंट है सर, ये डिस्प्लेसमेंट है, दैट इज सपोज्ड टू बी l, कितनी है, l डिस्प्लेसमेंट है। सो व्हाट इज द वर्क डन अलोंग दिस पाथ, w1, दैट इज इक्वल टू mg साइन थीटा फोर्स जो लग रही है, एंड इनटू डिस्प्लेसमेंट कितनी है, l है सर। और क्या पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है सर, देखो डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और mg साइन थीटा भी नीचे लग रही है। सर mg cos थीटा तो काम ही नहीं करेगी, mg cos थीटा काम ही नहीं कर सकती। क्यों नहीं काम कर सकती, क्योंकि वो मोशन के परपेंडिकुलर है। तो काम सिर्फ कौन सी कर रही है, mg sin थीटा कर रही है। एंड व्हाट इज l sin थीटा सर, सर वो तो h के बराबर है। डायग्राम में तो देखो, अगर sin थीटा चेक कर रहे हो तो sin थीटा कितना है, h अपॉन l है, तो h कितना है, l sin थीटा है। तो सर ये वापस से आंसर आपका mgh ही आ रहा है, मतलब w1 एंड w2 सेम वर्क आ रहे हैं, mgh। दैट्स द गुडनेस ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्सेस। अब हम तो यही देखते ना, इधर वाली फोर्स देखते, यही देखते, और फिर तो हमने उस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर दिया है आगे के लिए, कि आपको दिखना चाहिए कि कंजर्वेटिव है। तो आप चाहे ये इस पाथ पे देखें पूरा इधर, हाँ समय अलग लगेगा, टाइम अलग आएगा, डेफिनेट सी बात है। ये तो बात हमने पहले भी मेंशन करी है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। दोबारा से, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो दोनों में वर्क सेम हुआ है, पर दोनों में टाइम सेम नहीं लगा है, हमने बात प्रूव कर दी है। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्प्लेसमेंट, एंड इट इज गोइंग टू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्स। नेचर ऑफ द मोशन पे नहीं, नेचर ऑफ द फोर्स पे। तो नेचर ऑफ द फोर्स कौन सी है, कंजर्वेटिव है, तो आपका आंसर सेम आ रहा है। फर्दर आप देखो, अगर इस पूरे पाथ पे इसको घुमाओगे, कैसा पाथ है, दिस इज अ क्लोज पाथ, ऐसे लेके जा रहे हो, दिस इज अ क्लोज पाथ, इसको घुमा दो पूरा क्लोज पाथ पे, वर्क डन 0 आ जाएगा। अब आप इंडिविजुअल चेक करोगे तो भी 0 आ जाएगा, और सीधा बोलोगे सर देखो कंजर्वेटिव फोर्स है, सो सीधा अगर आप वर्क डन देखो तो डिस्प्लेसमेंट देखोगे, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आ रही है, एंड देयरफॉर द वर्क डन विल कम आउट टू बी 0 सर। सीधा अगर प्रूफ करने को है तो प्रूफ करना बहुत ही बेहद ही सिंपल है सर। देखो यहाँ पे mg नीचे लग रही है, ये एंगल 90 है, तो इस वाले पाथ पे वर्क डन सर 0 आएगा। अगर इधर चेक करोगे सर सेकंड वाले पार्ट पे,
तो सर mg कहाँ लग रही है, नीचे लग रही है, आप लेकर ऊपर जा रहे हो, तो इस पे वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा, -mgh आएगा। इस वाले पाथ पे सर वर्क डन फिर से 0 आ जाएगा क्योंकि mg नीचे लग रही है और आपकी डिस्प्लेसमेंट उसके परपेंडिकुलर है। और अगर सर लास्ट वाले पाथ पे चेक करोगे तो सर mg नीचे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, इस वजह से वर्क डन यहाँ पे सर +mgh आ जाएगा। और अगर आप ये सारे वर्क ऐड करोगे, सारे वर्क, पहले वाले पे 0 था, अगले वाले पे -mgh था, अगले वाले पे 0 था, अगले वाले पे +mgh था, सारे पाथ पे चेक करोगे तो कुल मिला के सर फिर से 0 आ रहा है, जो कि आप सीधा भी बता सकते हैं सर कि डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यूज कर सकते हैं, इस वजह से नेट वर्क डन 0 आ रहा है। क्लोज पाथ पे वर्क डन कितना है, 0, किसका, कंजर्वेटिव फोर्स का। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी हमें क्लियर हो चुकी है कि अगर हम इसको लिफ्ट कर रहे हैं, अगर हम इसको लिफ्ट अप कर रहे हैं तो mg नीचे लग रही होती है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो ऊपर है, जो h है वो ऊपर की तरफ है, और इस प्रोसेस में जो वर्क डन आता है वो नेगेटिव आता है। और अगर आप उसको नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं, यू आर ब्रिंगिंग इट डाउन, नीचे आ रही है, सो इफ इट इज कमिंग डाउन तो मोशन नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो mg तो नीचे ही लग रही है, तो वर्क डन इस केस में कितना आएगा, +mgh आएगा। और दोनों से कंडीशन चेंज होगी, इस कंडीशन में वर्क डन क्योंकि पॉजिटिव है तो स्पीड की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो स्पीड विल इंक्रीज अगर क्वेश्चन आएगा उसका तो। और इस वाले केस में स्पीड की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो तभी हम क्या करते हैं, जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं, क्या करते हैं, बॉल को जब ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी उसके ऊपर नेगेटिव वर्क करती है, दोबारा से ग्रेविटी उसके ऊपर नेगेटिव वर्क करती है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। और जब हम बॉल को नीचे फेंकते हैं तो ग्रेविटी उसके ऊपर पॉजिटिव वर्क करती है, इस वजह से उसकी स्पीड क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है। राइट, चलो आ जाते हैं स्प्रिंग फोर्स के ऊपर। सो ये डीलिंग विद द स्प्रिंग फोर्स, सो स्प्रिंग फोर्स भी एक कंजर्वेटिव फोर्स है, ये आप किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, इसके लिए लास्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके अंदर हमने वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को कैलकुलेट करा है, उसके अंदर हमने 3 चीजें करी थी, क्योंकि मैं वो सारी चीजें रिपीट नहीं करूंगा अभी, आपको पुराना लेक्चर अपने दिमाग में होना चाहिए। हमने 3 चीजें करी थी, वर्क डन इन द एक्सपेंशन, वर्क डन इन द कंप्रेशन, हमने बताया था ये दोनों सेम आते हैं, और ये अगर आप 0 से x तक एक्सपैंड करें या कंप्रेस करें तो ये आपका -12kx² एक्सप्रेशन आएगा। माइनस क्यों आएगा, उसका रीजन समझाया था, डिराइव भी करा था, दैट द फोर्स एक्ट्स ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर वर्क डन इन रिलैक्सेशन करते हैं, क्या करते हैं, रिलैक्सेशन चेक करते हैं, रिलैक्सेशन का मतलब भी समझाया था मैंने लास्ट वीडियो में, तो वो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आ जाता है, कितना आ जाता है, ½ kx² आ जाता है। सो अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि आप चेक इन करके बताओ कि स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव है, तो बोलेंगे बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, ये सिनेरियो डेवलप कर लेंगे कि इनिशियली हमने क्या करा, उसको मीन पोजीशन से एक्सपांड करके यहाँ ले गए, एक्सपांड कर दिया उसको, स्प्रिंग को एक्सपांड कर दिया। सो कितना एक्सपांड कर दिया, दैट इज x, ये उसकी मीन पोजीशन थी, नेचुरल लेंथ पोजीशन थी mp, नेचुरल लेंथ पोजीशन, मीन पोजीशन। तो अब वो यहाँ पहुंच गया न्यू पोजीशन पे, ए पे पहुंच गया, पहले ओ पे था अब ए पे पहुंच गया। तो इसमें जो वर्क लगेगा वो कितना लगेगा, W1 लिख लेते हैं, दैट्स इक्वल टू -12kx²। व्हाई इट इज -12kx², रीजन क्योंकि एक्सपेंशन में वर्क नेगेटिव आता है। और फिर आपने क्या करा, फिर आप इसको वापस इधर ले आए, वापस कहाँ पे, मीन पोजीशन पे ले आए, सो इट कम्स बैक टू द मीन पोजीशन। तो क्या हुआ, इट गॉट रिलैक्स्ड, क्या हो गया, रिलैक्स हो गई, स्प्रिंग पहले एक्सपैंडेड थी अब रिलैक्स हो गई, तो वर्क डन हुआ होगा। तो वर्क डन कितना होगा, W2 कितना आएगा, +12kx², क्या आएगा, +12kx², क्योंकि वर्क डन इन रिलैक्सेशन कितना आता है, ½ kx² आता है, +12kx² आता है, तो ये वापस से ओ पर आ गया है। अब आप इसको लिख लीजिए, वर्क डन OAO, OAO मतलब जहां से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आ गया, तो स्प्लिट कर लो, दैट इज OA + AO, इस तरीके से। तो पहले वाले पार्ट में क्योंकि एक्सपेंशन हो रही थी तो वर्क डन नेगेटिव था, सेकंड वाले पार्ट में क्योंकि रिलैक्सेशन हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव है, तो कुल मिला के वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि कुल मिला के वर्क डन 0 आ रहा है क्लोज पाथ पे, OAO जहां से शुरू वहां पे खत्म, क्योंकि क्लोज पाथ है। तो since the work done is coming as 0, so therefore the spring force is conservative in nature. तो spring force is therefore conservative in nature. So हमने ग्रेविटी भी प्रूफ कर ली कि कंजर्वेटिव है और स्प्रिंग फोर्स भी प्रूफ कर ली कि कंजर्वेटिव है, ताकि दोनों के लिए हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर पाएंगे। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, और वो दोनों इस वजह से आएंगी क्योंकि ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं।
जहां तक मामला आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, फ्रिक्शन का, सो फ्रिक्शन के लिए भी चेक अपॉन करते हैं क्लोज पाथ पे। तो हमने क्या करा, एक बॉक्स लिया और इस बॉक्स को ए से बी लेके गए, ये टेकिंग इट फ्रॉम ए टू बी। तो उसके मोशन को स्टडी करते हैं कि जब वो ऊपर जा रहा था उसका मोशन कहाँ था, ऊपर की तरफ था, डिस्प्लेसमेंट ऊपर थी। तो फ्रिक्शन कहाँ लग रही होगी, पीछे लग रही होगी, नीचे की तरफ लग रही होगी, क्योंकि मोशन अपवर्ड्स है। तो फ्रिक्शन जो है वो नीचे है, चाहे स्लो मोशन हो चाहे फास्ट मोशन हो, फ्रिक्शन तो ऑपोजिट टू द मोशन लगेगी, ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन लगेगी, रिलेटिव मोशन ऊपर की तरफ है, राइट। सो देन द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन द पाथ ए बी, लिख लेते हैं, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इन द पाथ ए बी शुड बी इक्वल टू द फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितने डिस्प्लेसमेंट है, इसको एल लिख लें, एल। सो दैट इज एफ इनटू एल, माइनस आएगा, माइनस क्यों आएगा सर, बिकॉज़ द फ्रिक्शन एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फ्रिक्शन नीचे लग रही है, तो वर्क डन क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है ए से बी पे। अब कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में हम क्या कर रहे हैं कि इसको बी से ए लेकर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे लेकर आ रहे हैं, तो मोशन कहां पर होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो द मोशन इज गोइंग टू बी डाउनवर्ड, तो डिस्प्लेसमेंट कहां पर हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी। लेकिन क्योंकि मोशन डाउनवर्ड हो जाएगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन अपना रंग ढंग बदल लेगी। फ्रिक्शन कहां लगेगी, ऑपोजिट टू स्लिपिंग, ऑपोजिट टू द रिलेटिव मोशन, जो कि अब नीचे है। जैसे फ्रिक्शन कहां लगेगी सर, सर ऊपर लग जाएगी, फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगी, तो कहां लग रही है, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट लग रही है। सो वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव सर, नेगेटिव आएगा सर। रीजन, बिकॉज इट इज स्टिल एक्टिंग ऑपोजिट टू द मोशन, स्टिल एक्टिंग ऑपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। नीचे लेकर आ रहे हैं तो फ्रिक्शन ऊपर लग रही है, ऊपर लेके जा रहे हैं तो फ्रिक्शन नीचे लग रही है, इज एक्टिंग ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, एंड देयरफॉर द वर्क डन अलोंग बी ए, कहां से कहां लेके जा रहे हैं, बी से ए लेके जा रहे हैं। सो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, सर माइनस ऑफ एफ एल, जितना ऊपर लेके गए थे उतना ही नीचे लेकर आए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आ रही है पर डायरेक्शन डिफरेंट है, और फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है अभी भी 180 है, ऑपोजिट है। तो क्या हुआ कि आपने क्लोज पाथ बनाया ए बी ए क्लोज पाथ कैसे हुआ सर, जहां से शुरू वहां से खत्म, नीचे से ऊपर लेके गए, ऊपर से वापस नीचे ले आए। लेकिन लेकिन जो वर्क डन आ रहा है वो एक दूसरे के साथ कैंसल नहीं कर रहा है। पहली वाली वर्क भी माइनस एफ एल है, दूसरे वाला भी माइनस एफ एल है, ये दोनों ऐड करके सर माइनस 2FL हो रहे हैं, यानी इक्वल टू 0 है। और इसका मतलब सारा वर्क आपका रिकवर नहीं होगा। वर्क रिकवर होने का मतलब क्या होता है कि जैसे ऊपर जाते समय पॉजिटिव था, नीचे आते समय नेगेटिव था। जैसे हम किसी चीज को ऊपर ले गए तो ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव था, नीचे ले आए तो ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव था, तो सारा का सारा वर्क रिकवर हो गया, नेट वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। पर ऐसा अब यहाँ नहीं हो रहा है, क्लोज पाथ बनाया पर वर्क डन 0 नहीं आ रहा है। इस बात का प्रमाण है that the friction is supposed to be a non-conservative force. Since this work done is not coming out to be 0, so therefore the friction of any kind, अभी तो हमने solid friction से prove कर लिया, sliding friction से prove कर लिया, तो friction of any kind is supposed to be a non-conservative force. So friction is a non-conservative force. राइट, सो क्लियर हो गया है कि ग्रेविटी और जो स्प्रिंग है वो कंजर्वेटिव है, उनकी पोटेंशियल एनर्जी का डिफाइन करने का हमारा हक है, लेकिन अपनी ये जो फोर्स है फ्रिक्शन है वो क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, राइट। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, वी नो दैट, डू वी रिक्वायर अ डेफिनेशन फॉर इट, सर बता दो, पर वैसे आपको पता है, आप नहीं भी बताओगे तो भी हम ढूंढ के लिख लेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सर ऐसी एनर्जी होती है, ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो पाती है। सर ऐसा तो मैंने नहीं सुना था पहले, आपने बताया अभी। हाँ, ऐसी एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि कभी नेगेटिव नहीं हो पाती है। देखो वर्क डन जो होता है वो स्केलर है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पर काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो वर्क एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, काइनेटिक एनर्जी एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वर्क से काइनेटिक एनर्जी आ सकती है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली मोशन की वजह से आती है। वर्क भी तब हम करते हैं जब पार्टिकल डिस्प्लेस होगा, मोशन होगा। काइनेटिक एनर्जी इसी वजह से तो आ रही है, बिकॉज वर्क हो रहा है। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, दैट इज एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ द पार्टिकल, या फिर और जैसे आपकी किताबों में लिखा होता है, एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ द मोशन ऑफ अ पार्टिकल और अ सिस्टम। रिलेटिव मोशन ऑफ कोर्स है ना, बहुत सारे रिलेटिव मोशन होते हैं। सो ऑफ द पार्टिकल और द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। तो काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट होती है। आप किसी फ्रेम से देखेंगे, हो सकता है पार्टिकल रेस्ट पे दिखे, और किसी और फ्रेम से देखे तो सेम पार्टिकल मोशन में दिख सकता है। तो आपके रिलेटिव हो सकता है उसकी काइनेटिक एनर्जी हो या हो सकता है ना हो, डिपेंड कर सकता है ना। तो फ्रेम डिपेंडेंट होती है, जैसे वर्क फ्रेम डिपेंडेंट है, वैसे काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम डिपेंडेंट है, जैसे सपोज टू बी द
फ्रेम डिपेंडेंट। फॉर्मूला अपने को पता है इसका, तो काइनेटिक एनर्जी सपोज टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। ना मास नेगेटिव है, ना मास नेगेटिव है, जब तक कैविटी क्वेश्चन नहीं आते तब तक मास नेगेटिव नहीं होता है। और स्पीड जो है दैट इज सपोज टू बी स्केलर, तो स्क्वायर है वैसे भी, तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर आपके दिमाग में आता भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हाफ mv स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 मत लिखना, इक्वल टू 0 भी हो सकता है अगर पार्टिकल इन अ स्टेट ऑफ रिलेटिव रेस्ट है, तो v 0 भी आ सकता है, राइट। काइनेटिक एनर्जी कहीं ना कहीं मोमेंटम से कनेक्टेड होती है, काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम से कनेक्टेड होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू m इंटू वी। तो दोनों में एक अंदरूनी रिलेशन है, एक बाध्यता है दोनों के अंदर, दोनों आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, दोनों बातें, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। दोनों से मोशन की पहचान होती है, मोशन का अमाउंट पता चलता है, ज्यादा स्पीड है, ज्यादा मास है तो ज्यादा मोमेंटम होगा, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, तो कहीं ना कहीं दोनों बातें आपस में कनेक्टेड है। तो हमने सोचा कनेक्ट कर ही लो। सो द काइनेटिक एनर्जी विल बी रिटन एज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर, और m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, इनफैक्ट फायदा होने वाला है, क्योंकि ऊपर 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 ये जो रिलेशन है दैट बिकम्स m इंटू वी का स्क्वायर। m इंटू वी का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा, तो दैट बिकम p स्क्वायर अपॉन m। So that's the relation as p square upon twice of m is the relationship for the kinetic energy। कितनी है, that is p square by 2m is the relationship of the kinetic energy with the linear momentum। तो ये जाहिर सी बात होगी कि अगर मोमेंटम है तो काइनेटिक एनर्जी होगी, और काइनेटिक एनर्जी है तो मोमेंटम होगा, अगर ये क्वेश्चन किसी पार्टिकल का है, राइट। और मोमेंटम को इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करोगे तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। ये बातें जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आती है। किस तरीके का क्वेश्चन है देखो, क्वेश्चन कह रहा है, if the kinetic energy increases by 300%, what will be the percentage change in the linear momentum। ऐसा सवाल आप इसी फॉर्मूले के थ्रू करना, ये फॉर्मूला अभी अभी हमने बनाया है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ में रिलेट करने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी उसका साथ दो, क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी 300% से इंक्रीज हो गई है, तो इसका मतलब मेरे को जो समझ में आता है कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k है ना, k इनिशियल को k लिख लेते हैं, तो जो k फाइनल होगा वो 300% से इंक्रीज है। इसका मतलब दैट विल बी k प्लस डेल्टा के जितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज क्वेश्चन कितना है, 3 टाइम्स आ रहा है ना, और दैट शुड बी k प्लस 3k। इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, 4k हो गई, इंक्रीज हुई है ना, नहीं तो k माइनस डेल्टा के लिखता है, अब वो तो इंक्रीज हो गई है, सो k प्लस डेल्टा के लिख दे। डेल्टा के कितना है, 3 टाइम्स, 300%। 100% बोलते तो कितना हो जाता है, डेल्टा के k हो जाता है। 200% होता है तो 2k हो जाता, 300% तो 3k हो गया, तो 4k हो गई। ये आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब आपसे पूछा क्या, मोमेंटम, सो मोमेंटम कितना लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk, सो p बिकम्स इक्वल टू रूट ऑफ 2m इंटू k। दैट्स द रिलेशन ऑफ द मोमेंटम विद द काइनेटिक एनर्जी। ओके, फिर आपको परसेंटेज चेंज इन द मोमेंटम पूछा हुआ है, सो दैट शुड बी द चेंज इन मोमेंटम अपॉन p परसेंट। तो फाइनल माइनस इनिशियल, सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम कैसे लिखोगे दोस्त, रूट 2m इंटू के फाइनल। मास तो बदलेगा नहीं, मास तो नहीं बदल रहा ना, सो माइनस ऑफ रूट 2m इंटू के इनिशियल एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2m इंटू के इनिशियल। दैट्स इट, सो सिंपल। अगर आपके जीवन में ये वाला फॉर्मूला है तो ये बात सिंपल हो गई है। इसमें रूट 2m रूट 2m रूट 2m कैंसल्ड है, के फाइनल की वैल्यू प्लेस कर लो, कितनी है, 4k आ रही है, सो रूट ऑफ 4k माइनस के इनिशियल की वैल्यू आपकी k है एंड डिवाइडेड बाय रूट ऑफ k, ये बन गया है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रूट k एंड माइनस ऑफ 1 ऑफ रूट k अपॉन 1 इंटू रूट के ऊपर नीचे पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, ये कैंसल्ड आउट है। और क्योंकि परसेंटेज चेंजेस देख रहे हो तो इसका मतलब आपको इस रिजल्ट को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, सो द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 100%। 100%। ये पूरा मैंने सब्जेक्टिव तरह आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, कंप्लीटली सॉल्व करके दिखा दिया है किस तरीके से आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करके रिजल्ट को लेकर आना है। इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है, एग्जैक्टली रिवर्स क्वेश्चन ये आपके सामने है, और ये कह रहा है लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज अ परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो बहुत आसान है कि जो इनिशियल मोमेंटम है हम इसको p लिख लेते हैं, तो फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है ना, सो p प्लस डेल्टा p हो जाएगा।
तो डेल्टा पी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 0.2p, 20% राइज है, 20%, 200% नहीं है, 200% होता है तो 2p लिखते हैं, 20% है तो कितना है 0.2p, सो ये वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 1.2p, दैट्स द वैल्यू फॉर द फाइनल मोमेंटम, कितना है 1.2p है, बिल्कुल सही है सर, एक्सेलेंट है। तो फिर आपको काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर है p²/2m, तो आपको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, डेल्टा k अपॉन k, सो शुड बी k फाइनल माइनस ऑफ k इनिशियल अपॉन k इनिशियल, और 100 से भी मल्टीप्लाई करोगे ऑफ कोर्स, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी p फाइनल स्क्वायर अपॉन 2m माइनस p इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइडेड बाय p इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2m, इस तरीके से आप इस फॉर्मूले में डाल सकते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आप क्वेश्चन मुंह जुबानी कर सकते हैं, बहुत आसानी से आप मेंटली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके साइड हो जाएंगे। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, p फाइनल कितना 1.2 है ना, उसका स्क्वायर करो, कितना होगा 1.2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1.44, कितना आ जाएगा 1.44, उसमें से 1 माइनस कर लो क्योंकि चेंज देखना है, तो 1 माइनस कर लो, तो 1.44 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0.44, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 44% आंसर आएगा। पूरा क्वेश्चन कैसे था कि लीनियर मोमेंटम का इंक्रीज कितना था 20%, इसका मतलब न्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा 1.2p, क्योंकि 20% इंक्रीज हुआ ना, तो कितना हो जाएगा 1.2p। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे आती है, p स्क्वायर से, तो आपने क्या करा 1.2p का स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या फैक्टर आएगा 1.2 का स्क्वायर 1.44, और 1.44 में से आपको चेंज देखना था तो -1 कर दिया, तो क्या बच गया आपका 0.44, 0.44 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 44% आपका आंसर आपके मुंह जबानी बिना पेन उठाए आपके आंसर आ सकता है। ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव में करना होता है कई बार हमें, कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता इनिशियल लेवल्स पे, तो हम प्रॉपर्ली उसको फॉर्मूला बेस लगा के कर भी रहे हैं, जो चोरी नहीं कर रहे हैं, पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं। अब p फाइनल स्क्वायर कितना हो जाएगा, जैसे मैंने अभी वर्बली बताया, सो 1.2p का होल स्क्वायर हो गया, माइनस ऑफ इनिशियल कितना था p था, तो p स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय p स्क्वायर, और 100 से मल्टीप्लाई आपको करना ही पड़ेगा परसेंटेज में वैल्यू को एग्जिबिट करने के लिए। सो जैसे मैंने वर्बली बोला था बिल्कुल सेम बात हो गई है, इट इज 1.44 माइनस 1/1, बाकी p स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा। So the promise has been kept and answer is pretty clear. 1.44 minus 1 मतलब 0.44 and multiplied by the 100. So we're receiving the answer as 44% over here. Pretty nice, pretty nice, pretty nice, pretty easily done. कई बार क्वेश्चन कैसा आएगा, मैं एक जैसे सारे क्वेश्चन एक जगह इसलिए करा देता हूँ ताकि आपको ना डिफरेंस इन द क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो बस लास्ट के फ्यू मूवमेंट्स हैं इस लेक्चर के, तो ध्यान से सुन लेना। दो बातें बताऊंगा, बस दो बातें और बताऊंगा। उनमें से पहली बात यहाँ पर है, वो क्वेश्चन के फॉर्मेट में बता रहा हूँ। if the kinetic energy की बात कर रहा हूं, so if the momentum increases by 2%, so what is the increase in kinetic energy, ये पूछा हुआ है। अब आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल परेशानी नहीं होगी अगर आप मेरी टिप्स सुन लोगे, अगर मेरी टिप्स सुन लो आप ध्यान से। अब जो बच्चे ना निकल जाते हैं, जैसे क्लास के लास्ट मोमेंट से निकल गए, तो कुछ बच्चे निकल गए, वो एक टिप भूल गया, वो उनको टिप सुनाई नहीं दी है, तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो वो इसी तरीके से करेंगे। लेकिन जो बैठे हैं उनको ये टिप मिल गई है, और टिप क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कितना है, दैट इज इक्वल टू p²/2m, जब चेंजेस आपके अराउंड 5% या उससे कम हो, रिपीटिंग चेंजेस आपके 5% या उससे कम हो, तो आप सीधा इस क्वेश्चन को एरर से या डिफरेंशिएशन से कर सकते हो, सीधा सीधा, क्योंकि एरर्स यूजुअली स्मॉल होते हैं और डिफरेंशिएशन भी स्मॉल क्वांटिटी के लिए होता है। तो ये तो सीधा है, k = p²/2m है, अगर आप इसकी एरर लिखोगे तो मास में तो एरर आएगा नहीं, और k की पावर 1 है, सो विल बी डेल्टा k अपॉन k इज इक्वल टू p की पावर कितनी है 2, सो ट्वाइस ऑफ डेल्टा p अपॉन p। ये आपका सीधा एरर एनालिसिस से क्वेश्चन बन जाएगा, किससे, एरर एनालिसिस से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। और फिर देखो क्वेश्चन इजीली डन है, दैट इज 2 × डेल्टा p अपॉन p, उसकी परसेंटेज कितनी गिवन है 2%, सो आंसर आपका सीधा कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा। ये मेथड कब एप्लीकेबल है ध्यान रखिएगा, फॉर द स्मॉल चेंजेस, फॉर द स्मॉल वेरिएशन मतलब दैट इज फॉर अप टू 5%, तब तक आप ये लगाइएगा, नहीं तो उसके बियॉन्ड आपको ये करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन में लैंग्वेज देख लो, ये 20% था इसलिए वो वाला मेथड नहीं लग सकता है, और ये 300% था तो इसलिए ये वाला मेथड डिफरेंशिएशन का या एरर वाला मेथड नहीं लग सकता है। एरर या डिफरेंशिएशन वाला मेथड सिर्फ तभी लगेगा जब चेंजेस आपके 5% या उससे थल्ले होंगे तभी। The last question for the today's lecture is supposed to be
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको पता करना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है कि उनमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है। पहली स्टेटमेंट कह रही है अ सिस्टम कैन हैव द काइनेटिक एनर्जी विदाउट हैविंग द लीनियर मोमेंटम। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी, स्टेटमेंट वन का जो इंटरप्रिटेशन है वो है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो नॉन जीरो है पर मोमेंटम जो है वो जीरो है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? पहली स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि सिस्टम कैन हैव द लीनियर मोमेंटम, मतलब मोमेंटम नॉन जीरो है पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है? तो इसके दो आंसर हैं। पहला आंसर है कि अगर वो पार्टिकल है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि ये क्वेश्चन पार्टिकल का नहीं है, सिस्टम का है। तो अगर ये क्वेश्चन पार्टिकल का होता तो फिर ये गलत है। तो फिर क्या होता कि काइनेटिक एनर्जी होगी तो मोमेंटम होगा पार्टिकल के लिए, बस सिस्टम के लिए ऐसा नहीं है। ऐसा पॉसिबल होता है जैसे एक्सप्लोजन होता है। क्या होता है एक्सप्लोजन? हमने इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में आर्टिकल करा हुआ है। एक्सप्लोजन में क्या होता है कि पार्टिकल्स इधर उधर फ्लाई करते हैं। एक्सप्लोड हो गया, इधर उधर फ्लाई करे करे ना। पहले वो रेस्ट पे था, पहले क्या था, वो रेस्ट पे था, लेकिन अब एक्सप्लोजन की वजह से वो इधर उधर फ्लाई कर गए। तो क्वेश्चन हमने करा था व्हाई डज अ पार्टिकल फ्लाई अवे इन ऑल द डायरेक्शन ड्यूरिंग द एक्सप्लोजन। आंसर हमने दिया था इन ऑर्डर टू कंजर्व द मोमेंटम। इसका मतलब अभी भी इसका मोमेंटम कितना रहेगा? जीरो रहेगा। इस पूरे प्रोसेस में जो मोमेंटम चेंज है वो नहीं होगा, क्योंकि जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड प्रोसेस है, बाहर से इसमें कोई फोर्स नहीं लगी है। इस वजह से जो फाइनल मोमेंटम है वो सेम रहेगा। पहले भी रेस्ट पे था और बाद में भी नेट मोमेंटम देखो कैंसिल हो जाएगा ना, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, कैंसिल हो जाएगा। सो नेट मोमेंटम कितना रहेगा? जीरो रहेगा। लेकिन चारों पार्टिकल की स्पीड आ जाएगी, चारों पार्टिकल की स्पीड आ जाएगी। इस वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर एंड सो ऑन। मतलब हाफ, इसमें तो चार ही है ना, हाफ m3v3 स्क्वायर एंड फॉर द फोर्थ पार्टिकल ऑल्सो। और ये तो जी कैंसिल होगी नहीं, क्यों? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो कुल मिला के नॉन जीरो आएगी। सो इट इज क्वाइट पॉसिबल कि मोमेंटम जीरो है पर काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो है। और ये कब हो रहा है? और दैट इज इन द केस ऑफ द इवेंट्स लाइक एक्सप्लोजन। एंड सो विच स्टेटमेंट सीम्स टू बी करेक्ट? द फर्स्ट स्टेटमेंट सीम्स टू बी करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है पर मोमेंटम नॉन जीरो है, ऐसा सिस्टम के लिए भी नहीं हो सकता है। इंडिविजुअल पार्टिकल है तो फिर दोनों या तो होंगे या तो दोनों नहीं होंगे। सिस्टम का क्वेश्चन अगर है तो पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी हो पर मोमेंटम ना हो, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व हो सकता है, क्योंकि वो वेक्टर है, वो कंजर्व हो सकता है। डायरेक्शंस में एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं मोमेंटम्स, पर एनर्जी तो स्केलर है तो सारी ऐड हो जाएंगी। राइट, सो ये हमारा आज का आर्टिकल था। मोस्टली इट वाज डेडिकेटेड टू टू आइडियाज। फर्स्ट आइडिया था दैट वाज द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बीच का डिफरेंस, किस तरीके से दोनों में हमने डिफरेंस क्रिएट करा और प्रूव करा कि ग्रेविटी और स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स है और फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है। और सेकेंड आइडिया हमारा था कि काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस करना है और उसको मोमेंटम के साथ में बाध्य करना है, रिलेशन उसका बनाना है मोमेंटम के साथ में। तो मैंने उसके आपके 4 क्वेश्चंस कराए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बनते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के। बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो वर्क और काइनेटिक एनर्जी को लेकर बनते हैं, जिसका हमने पहला क्वेश्चन करा था, जिसको हमने सूडो फोर्स के वर्क को समझने के लिए इंट्रोड्यूस करा था। हालांकि साथ में हमने और पार्ट्स भी उसके देख लिए। एक लैंग्वेज डिफरेंस देखा कि अगर क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम लिखा होगा तो आप उसको फोर्स के मेथड से करोगे, फोर्स एनालिसिस से करोगे, न्यूटन लॉ से करोगे। लेकिन अगर उसके अंदर मैक्सिमा या मिनिमा जैसी कुछ हरकतें लैंग्वेज हैं तो फिर आप उसके अंदर तुरंत अपना लाइन ऑफ एक्शन, दिमाग की अप्रोच बदल दोगे और उस पर वर्क एनर्जी की तरह सोचना शुरू कर दोगे, तो आपका क्वेश्चन शायद बन जाएगा। नहीं तो आप मूर्ख की तरह क्वेश्चन गलत कर लेंगे, क्योंकि आप रट लेते हैं कुछ चीजों को। सो tan थीटा इक्वल टू a/g फॉर्मूला आता है, चलो लगा दें। देखो तो सही कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है। ये बातें मैंने आपको लेक्चर में समझाई है। ऑफ कोर्स हम कल भी इन बातों को कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को डिराइव भी करेंगे, उसके एप्लीकेशन भी कल के लेक्चर में सीखेंगे, देखेंगे। आज के लिए हम साइन ऑफ कर रहे हैं, कल हम दोबारा मिलेंगे। कल आपका पेपर भी है, सो काइंडली प्रिपेयर फॉर द पेपर ऑल्सो।